अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ लर्निंग कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बच्चे जितनी भी चैप्टर हम लोग सेकंड ईयर में डिस्कस करेंगे या जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किए हैं, हर चैप्टर के होते हैं 2 पोर्शन। एक जो फर्स्ट पोर्शन या फर्स्ट सेगमेंट होता है उसमें आपको कोई भी सिस्टम पढ़ाया जाता है। आप फर्स्ट ईयर में देखें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े। इसी तरह सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सिस्टम पढ़ने के बाद ये चैप्टर का फर्स्ट फेज़ आ गया। अब चैप्टर के फेज़ नंबर 2 की तरफ जाएंगे कि हम लोग उस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में भी हम लोग चैप्टर का पार्ट 2 शुरू करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले ओवरऑल बायो का लेक्चर नंबर 10 है। सारे लेक्चर आपको बायो की जो प्ले लिस्ट बनी होगी उसमें मिल सकते हैं। लेक्चर से रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आप इस नंबर पे भेजेंगे। और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे वो है हमारे पास जी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब देखें चैप्टर का पार्ट 2 है। क्यों चैप्टर का पार्ट 2 है? पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी है? पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने चैप्टर के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि हमारे अंदर ये जो रिस्पायरेशन होती है और हमारे अंदर ये जो रिस्पायरेटरी गैसेज होती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो अगर ये किसी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं तो कोई भी सिस्टम हो बच्चे, उस सिस्टम के साथ डिसऑर्डर हमेशा रहते हैं। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसके साथ डिसऑर्डर ना हो। मोबाइल की एग्जांपल ले लें। मोबाइल आपके पास एक सिस्टम है, हैंग हो सकते हैं, मोबाइल के अंदर वायरस आ सकते हैं। लैपटॉप की एग्जांपल लें, लैपटॉप के अंदर वायरस आ सकते हैं। तो इसका मतलब है ये इसके डिसऑर्डर्स हैं। जब इंसान की बनाई हुई चीज़ों के साथ ये चीज़ें लगी हुई हैं तो जो कंटिन्यूसली काम करती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो उनके साथ भी डिसऑर्डर्स लगे रहते हैं। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सबसे पहले है क्या चीज़ बच्चे, आप इनको डिफाइन करोगे। हाउ वी डिफाइन अ टर्म रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब हम लोग कहते हैं कि जब हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे, अब रेस्पिरेटरी पाथवे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नॉस्ट्रल्स से। नॉस्ट्रल से स्टार्ट होते हैं और जाके एंड कहाँ पे होते हैं आपके पास? एल्वियोलाई पे। व्हेन रेस्पिरेटरी पाथवे, और रेस्पिरेटरी पाथवे स्टार्ट होगा नॉस्ट्रल से, एंड होगा एल्वियोलाई पे। इस एक्सपोज टू अनहेल्दी एनवायरनमेंट, इसको अनहेल्दी एनवायरनमेंट मिले। क्या मतलब अनहेल्दी एनवायरनमेंट का? बैड एयर मिले। मतलब वो वाली एयर मेरे जो आपके पास प्रॉपर एयर ना हो। प्रॉपर एयर से मुराद बैड, प्रॉपर एयर से मुराद क्या चीज़ है कि इस एयर के अंदर आपके पास जर्म्स ना हो। प्रॉपर एयर से मुराद किसी किस्म के जर्म्स ना हो, डस्ट पार्टिकल ना हो, प्रॉपर ये परसेंटेज ऑफ ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपके पास हमेशा क्या हो? मेंटेन हो। लेकिन ये तो आइडियल कंडीशंस हैं। आइडियल कंडीशंस किसी को भी नहीं मिलती। तो हम लोग कहते हैं जब कभी भी हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे को अनहेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ आती है? बैड एयर आती है। मैं इस टाइम खड़ा हूँ, क्लासरूम के अंदर लेक्चर दे रहा हूँ, क्लासरूम के अंदर डस्टबिन पड़ा हुआ और मुझे नहीं लगता कि इस डस्टबिन के अंदर से जो गंद है वो 2 दिन से उठाया हो किसी ने। तो इसका मतलब है मैं तो बैड एनवायरनमेंट में खड़ा हूँ। कंटिन्यूसली मैं रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग कर रहा हूँ तो मेरे अंदर कौन सी चीज़ जा रही है? बैड एयर जा रही है। ये बैड एयर क्या करेगी? ये बैड एयर हमारे रेस्पिरेटरी जो पाथवे है उसको क्या करेगी? उसको डैमेज करेगी। तो हम लोग क्या कहेंगे, जब हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे विच स्टार्ट्स फ्रॉम नॉस्ट्रल्स एंड एंड एल्वियोलाई is exposed to unhealthy environment. What do you mean by unhealthy environment? Bad air, then a disorder occur. तब कोई ना कोई डिसऑर्डर लाजमी अकर करेगा। डिसऑर्डर से मुराद क्या चीज़ है? यहाँ पे डिसऑर्डर का मतलब है आपके पास कोई ना कोई डिजीज़ टेक प्लेस करेगी। और कहाँ पे टेक प्लेस करेगी? रेस्पिरेटरी पाथवे में। रेस्पिरेटरी पाथवे स्टार्ट हुआ नॉस्ट्रल्स पे, एंड हुआ आपके पास एल्वियोलाई पे। देन दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर टर्म्ड एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इस तरह के डिसऑर्डर जो नॉस्ट्रल से स्टार्ट होंगे और एल्वियोलाई पे एंड होंगे, इन तमाम डिसऑर्डर्स को कंबाइन करके हम लोग किसका नाम देते हैं? दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर टर्म्ड एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब बच्चे हमें पता चल गया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। अगर आप इसका जर्नल से स्केच बनाना चाहें तो वो वाले डिसऑर्डर्स जो आपके पास नॉस्ट्रल से स्टार्ट होते हैं, एंड होते हैं एल्वियोलाई पे, इनके दरमियान कौन सी चीज़ होती है? बैड एयर। तो बैड एयर जब नॉस्ट्रल्स और एल्वियोलाई के दरमियान हर पार्ट को अफेक्ट करेगी, उन डिसऑर्डर्स को हम लोग किसका नाम देंगे? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब इनकी टाइप्स कितनी होती हैं? इनकी होती हैं आपके पास 2 टाइप्स। मैट्रिक के अंदर आप लोगों ने टाइप्स पढ़ी होंगी, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस किए होंगे। यहाँ पे हम लोग इसकी 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे, अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे पास 2 हैं, लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे पास 4 हैं। तो टोटल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हमारे बुक में डिस्कस किए हुए हैं वो हैं 6। इन 6 में से कोई एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमी आते हैं।
प्रीवियस पेपर उठा के देख लें, बोर्ड के पेपर उठा के देख लें, तो 6 में से कोई एक लाजमी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चाहे वो अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये चाहे आपके पास कौन सा है। अब अपर और लोअर को आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? अपर हमेशा याद रखना बच्चे, अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिलेट करते हैं अबव फेरिंग्स। फेरिंग्स से ऊपर जितने भी पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होंगे वो होंगे आपके पास अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और फेरिंग्स से नीचे जो रीजन होगा उधर जो डिसऑर्डर्स होंगे उस रीजन के उनको किसका नाम देंगे? लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अपर रिस्पिरेटरी ऑर्डर्स कितने डिस्कस किए हुए हैं? 2। कौन कौन से? साइनोसाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया, ये 2 डिस्कस किए हुए हमारे पास। अपर रिस्पिरेटरी ऑर्डर बुक में डिस्कस किए हुए हैं, एक साइनोसाइटिस है और सेकंड वन है ओटाइटिस मीडिया। लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर 4 डिस्कस किए हुए हैं, पहला है आपके पास नमूनिया, दूसरा है आपके पास ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड वन है एम्फीजीमिया और फोर्थ वन है आपके पास लंग कैंसर। तो ये 6 रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बचे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर की टाइप 1। टाइप 1 कौन सी है हमारे पास? साइनोसाइटिस। अब सबसे पहले जी हम अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिफाइन करते हैं कि हाउ वी डिफाइन अ टर्म अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो वो वाली बात अभी आपको बताए कि वो वाले डिसऑर्डर्स जो कहाँ से ऊपर होंगे, आपके पास फेरिंग्स से ऊपर होंगे, उनको हम लोग लेके आएंगे जी। दीज टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर नोन एज अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब कोई भी डिसऑर्डर हो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि आपका प्रेजेंटेशन का मेथड क्या था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स नहीं थे, इनमें से जो बैठे हुए हैं या जो वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, कोई भी डिसऑर्डर जो होगा उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे 4 हेडिंग्स के अंदर बच्चे। क्यों 4 हेडिंग्स के अंदर करेंगे? अगर हम लोग अपने पेपर को देखें तो हमारे पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स को होते हैं? 4 मार्क्स को होते हैं। तो हम लोगों ने अपने 4 मार्क्स लेने होते हैं। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज का पेपर देख लें, अगर आपको अवेलेबल है, तो आप मेडिकल कॉलेज में भी देखेंगे कोई भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा तो जो एग्जामिनर होगा वो आपसे क्वेश्चन डिफाइन करेगा। डिफाइन, इट कॉजेज, सिम्टम्स, इट्स ट्रीटमेंट। हर एक के आगे एक एक लिखोगा, 1 1 1 और 1। तो ये टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके पास? 4 मार्क्स। तो जब हम लोग किसी भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को इन 4 हेडिंग्स में लिखेंगे, हमें कुछ भी नहीं आता, हमें सिर्फ ये 4 हेडिंग, डेफिनेशन, मामूली सी डेफिनेशन, 1 काज, 2 सिम्टम्स और ट्रीटमेंट में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल या एंटी फंगल हमें आता है, तो एग्जामिनर हमारे नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के मेथड में ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ है। तो कोई भी डिसऑर्डर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपकी बुक में फर्स्ट ईयर में भी डिसऑर्डर्स आप लोगों ने पढ़े, सेकंड ईयर में भी डिसऑर्डर्स आएंगे। हर डिसऑर्डर को आप लोग डिफाइन करोगे कितनी हेडिंग्स के अंदर? 4 हेडिंग्स के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा साइनोसाइटिस डिसऑर्डर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसको 4 हेडिंग्स में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग कहेंगे जी, पहली हेडिंग आएगी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है आपके पास? इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज लाइनिंग द साइनोसिस। अब हम लोग कहते हैं साइनोसिस, ये और टिश्यू 2 चीज़ें आपके पास, कि साइनोसिस के जो टिश्यूज होंगे जब उनकी इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन किसको कहते हैं? जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म किसी भी हमारे आर्गन को अटैक करते, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, इम्यून सिस्टम का जो रिस्पांस होगा, उस रिस्पांस को हम लोग किसका नाम देंगे? इन्फ्लेमेशन। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, हाउ वी डिफाइन अ टर्म इन्फ्लेमेशन। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी ऑर्गन्स को अटैक करेगा, उस फर्स्ट अटैक के नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, उसको किसका नाम देंगे? इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन में हमेशा ऑर्गन क्या होता है आपके पास? स्वेल कर जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि अब कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा। क्यों? इन्फ्लेमेशन इज अ फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन। अब देखें, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है किस चीज़ की? टिश्यूज़ की। कौन सी टिश्यूज़ की? उन टिश्यूज़ की जो साइनोसिस के अंदर होते हैं। अब साइनोसिस के नीचे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग। ये क्या चीज़ होती है आपके पास? ओपनिंग। और इन्फ्लेमेशन के नीचे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है एयर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो ओपनिंग होती है इसकी इन्फ्लेमेशन कौन सी चीज़ करती है? तो अब यहाँ पे देखें एयर से मुराद बेड एयर। बेड एयर कौन सी होगी? वो वाली एयर जिसके अंदर जर्म्स होंगे, वो वाली एयर जिसके अंदर कौन सी चीज़ होगी आपके पास? डस्ट पार्टिकल होंगे, वो वाली एयर जिसके अंदर एलर्जेंस होंगे। ये सारी की सारी एयर को कंबाइन करके हम लोग कहते हैं बेड एयर। ये बेड एयर जब कंटिन्यूसली हमारे नॉस्ट्रल्स की मदद से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर्ड होगी, तो उधर आपके पास 2 ओपनिंग्स होती हैं। ओपनिंग्स को हम लोग कहते हैं साइनोसिस।
इन साइनोसिस के पास कौन सी चीज़ होती है बच्चे, हम लोग कहते हैं जो वॉल ऑफ साइनोसिस होती हैं। इनके पास होता है आपके पास सीलिया प्लस म्यूकस। हमें पता है सीलिया का साइज भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, म्यूकस कौन से सेल से सिक्रीट करते हैं ये भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। अब देखें साइनोसिस के पास सीलिया और म्यूकस है, इनका काम है ये आपके पास ट्रैप करेंगे। किस चीज़ को ट्रैप करेंगे, आपके पास पार्टिकल्स को। लेकिन जब ये पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे, अगर ये पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं तो पार्टिकल्स की उधर एक्यूमुलेशन के नतीजे में भी क्या हो सकता है आपके पास, इन्फेक्शन। और उस इन्फेक्शन की जो फर्स्ट साइन होती है उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन इधर कैसे काज होता है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हेल्प करते हैं। इनसे जो स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस होते हैं जब वो इनसे कैप्चर नहीं होते, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपके पास नॉन स्पेसिफिक होती है। जब इससे स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस आके इस जगह अटैच हो जाते हैं तो फिर ये उनको कैप्चर नहीं कर सकते, वो स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस इस जगह को क्या करते हैं, स्वेल करते हैं। इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं इन्फ्लेमेशन का। अब आए, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द साइनोसिस। अब साइनोसिस को देखें कि साइनोसिस क्या चीज़ है। साइनोसिस हम लोग कहते हैं ओपनिंग होती है बोन्स या टिश्यूज में। अब ये हम लोग रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ओपनिंग बोन्स और टिश्यूज में कहाँ पे होंगी, आपके पास फेशियल और स्कल में। स्कल या फेशियल बोन्स की जो ओपनिंग होंगी उनको हम लोग किसका नाम देंगे, साइनोसिस। ये ओपनिंग कैसे हेल्प करती हैं, ये कनेक्ट करवाती हैं नेजल कैविटी के साथ। ये नेजल कैविटी को कनेक्ट करवाती हैं किसके साथ, अपर पार्ट्स के साथ। अब यहाँ पे आप ज़रा देखें, अगर आप मुझे देख सकते हैं तो ये मेरी नॉस्ट्रल्स हैं, इधर से एयर एंटर्ड होगी, एयर कभी भी ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगी। बाकी फेरेंक्स, ट्रेकिया, वो सारे पार्ट तो इस जगह आते हैं। तो एयर एंटर्ड होगी, एंटर्ड होने के बाद इस जगह पे ओपनिंग होती है जिनको हम लोग कहते हैं मैक्सिलरी ओपनिंग। मैक्सिलरी ओपनिंग के बाद ऊपर इधर दो ओपनिंग होती हैं जिनको कहते हैं हम लोग फ्रंटल ओपनिंग। इधर से एयर मूव करते करते पीछे हमारे फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद लेरिंक्स, लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया और ट्रेकिया से डाउनवर्ड जाती है। तो अब ये देखें साइनोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, द ओपनिंग इन अ बोन्स और टिश्यूज। बोन्स या टिश्यूज के अंदर जो ओपनिंग होती हैं, तो स्पेशली इस केस में ये ओपनिंग किस किस रीजन में होंगी, या तो फेशियल रीजन में होंगी या तो स्कर रीजन में होंगी। और इनका काम क्या होगा कि ये कनेक्ट हो रही होंगी किसके साथ, नेजल कैविटी के साथ। अब साइनोसिस की टोटल 4 टाइप्स होती हैं, 2 इनसाइड्स, 2 इनसाइड्स होती हैं, और 2 आपके पास जो होती हैं वो होती हैं आपके पास अबव। जो इनसाइड होंगी वो अभी मैंने आपको बताया है कि मेरी चीक्स रीजन के अंदर होंगी, और चीक रीजन के अंदर जो बोन होती है वो होती है मैक्सिलरी, ये वाली, दिस वन इज नोन एज मैक्सिलरी बोन। इस जगह पे 2 ओपनिंग होंगी, और 2 होंगी आपके पास अबव आई, ये आ गई आपके पास आइस के ऑर्बिट, इनके ऊपर ये सारी की सारी फ्रंटल बोन है। तो 2 ओपनिंग इधर होंगी, तो इस जगह जो साइनोसिस होंगे उनको हम लोग कहेंगे फ्रंटल। तो नेजल कैविटी को फेरेंक्स के साथ कनेक्ट करवाने के लिए कितनी ओपनिंग्स यूज होती हैं, 4। कौन कौन सी 4 ओपनिंग्स होंगी, 2 होंगी मैक्सिलरी रीजन वाली और 2 होंगी आपके पास फ्रंटल रीजन वाली। इज इट क्लियर बच्चे, ये वाली चीज़ समझ आ गई। ये सारे का सारा हम लोग किसके अंदर लिखेंगे, डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो आपको एक्स्ट्रा बताई है। अब आगे आए जी टाइप्स की तरफ। अब देखें किसी भी डिजीज़ को आप लोग कंबाइन करते हैं 4 हेडिंग्स के अंदर, डेफिनेशन, काजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। अब डिजीज़ की डेफिनेशन के बाद अगर बुक के अंदर टाइप्स लिखी हुई है तो आप टाइप्स को सब हेडिंग बनाओगे किसकी, डेफिनेशन की। टाइप्स कभी भी अलग से हेडिंग नहीं बनेगी, टाइप्स इज अ सब हेडिंग ऑफ डेफिनेशन। अब टाइप्स की तरफ आ जाएं तो हमारी बुक के अंदर जो टाइप्स डिस्कस की हुई हैं वो की हुई हैं बच्चे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस, एक है एक्यूट और एक है आपके पास क्रोनिक। लेकिन हम लोग कहते हैं कि एक्यूट को भी फर्दर आप लोग डिवाइड करते हैं सब एक्यूट के अंदर, और क्रोनिक को भी हम लोग डिवाइड करते हैं आपके पास किसके अंदर, रिकरेंट के अंदर। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं बुक वाली आ गई 2 टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक, लेकिन इनको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 स्टेजेस के अंदर। अब देखें कौन कौन सी एक्यूट कौन सी है। एक्यूट को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये अमूमन रहती है आपके पास, इसके सिम्टम्स होते हैं कोल्ड लाइक सिम्टम्स। कोल्ड लाइक सिम्टम्स से मुराद कौन से सिम्टम्स होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है आपके पास 2 to 12 वीक्स। कितना होता है आपके पास, 2 to 12 वीक्स। और जो क्रोनिक होती है इसका टाइम पीरियड होता है आपके पास आफ्टर 12 वीक्स, मतलब 12 हफ्ते से ज़्यादा भी अगर आपको साइनोसाइटिस रहेगा तो वो इसकी एक्यूट टाइप नहीं होगी, बल्कि कौन सी टाइप होगी आपके पास, क्रोनिक टाइप। अब एक्यूट को एक और स्टेज के अंदर डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आ जाएं। देखें अब हम लोग कहते हैं ओवरऑल जब हम लोग कहेंगे तो हम लोग कहेंगे साइनोसाइटिस की होती हैं 4 टाइप्स। बुक में 2 टाइप्स हैं लेकिन ओवरऑल इसकी होती हैं 4 टाइप्स, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक एंड रिकरेंट। दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ साइनोसिस। अब साइनोसाइटिस
एक्यूट जो होती है इसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 to 4 वीक्स। एक्यूट का टाइम पीरियड आ गया आपके पास 2 to 4 वीक्स। एक्यूट के बाद दूसरी होती है सब एक्यूट, इसका टाइम पीरियड होता है आपके पास 4 to 12 वीक्स। लेकिन बुक वाले ने एक्यूट का टाइम पीरियड क्या लिखा हुआ है बच्चे आपके पास 2 to 12 वीक्स। अब देखें 2 to 12 वीक्स को कवर करती हैं आपके पास साइनोसाइटिस की 2 टाइप्स, एक एक्यूट कवर करती है और दूसरी कौन सी करती है आपके पास सब एक्यूट। इस वजह से बुक वाले ने इन दोनों को एक टाइप कंसिडर किया हुआ है, लेकिन ये एक टाइप नहीं होती, अलग अलग टाइप होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सेकंड वन इज जो थर्ड टाइप है वो है आपके पास क्रोनिक। यहाँ पे देखें क्रोनिक का उसने टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि 12 हफ्ते के बाद, आफ्टर 12 वीक्स के बाद भी अगर आपको साइनोसाइटिस अफेक्ट करता है तो वो होगी क्रोनिक टाइम। अब क्रोनिक आफ्टर 12 वीक्स या इससे लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन एक जो टाइप होती है वो होती है रिकरेंट। अब आपको ये साल में कई टाइम लग सकती है, 3 to 4 टाइम्स। मैनी टाइम से मुराद है आपके पास 3 to 4 टाइम्स। जिस टाइम आपके पास वेदर या सीज़न चेंज होगा आपको साइनोसाइटिस का अटैक होगा, तब हम लोग कहेंगे कि ना हमें एक्यूट टाइप है, ना सब एक्यूट टाइप है, ना हमें क्रोनिक टाइप है, बल्कि हमें साइनोसाइटिस की जो टाइप फेस करना पड़ रही है वो कौन सी है आपके पास रिकरेंट टाइप। रिकरेंट टाइप क्या होती है आपके पास विच लास्ट या विच अकर मैनी टाइम्स अ ईयर। क्या मतलब मैनी टाइम्स अ ईयर? विच अकर रिकरेंट मैनी टाइम्स अ ईयर। अब मैनी टाइम्स अ ईयर से मुराद क्या चीज़ है आपके पास 3 to 4 टाइम। अब देखें क्रोनिक बुक वाले ने कहा है कि ये इसका टाइम पीरियड 12 वीक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 12 वीक से ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है आपके पास कोरोना की होगी। लेकिन एक टाइप वो होती है जो आपको कंटिन्यूसली अटैक फील करना पड़ती है, तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? रिकरेंट का। तो देयर आर द 4 टाइप्स, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक एंड रिकरेंट। सबका टाइम पीरियड आपके सामने। अब आ जाएं बच्चे काजेस की तरफ कि काजेस कौन कौन से। हेडिंग नंबर 3 कि आपके पास काज नहीं, सॉरी, हेडिंग नंबर 2 होगी आपके पास। ये काज आपके पास हमेशा हेडिंग 2 होगी कि काज कौन कौन से। अब देखें जब काज की बात करेंगे तो बैक्टीरिया काज कर सकते हैं, वायरस काज कर सकते हैं, एलर्जेंस। अब एलर्जेंस कौन से पार्ट, एलर्जेंस क्या चीज़ होती है? एलर्जेंस वो वाले पार्टिकल्स होते हैं आपके पास, द पार्टिकल्स दैट काजेस, वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जो आपके पास एलर्जी काज करते हैं। अब एलर्जी कौन कौन सी चीज़ काज करती है? मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं डस्ट एलर्जिक हूँ, मैं डस्ट को नहीं वो बर्दाश्त कर सकता, फ़ौरन सांस बंद हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो स्मोक के अगेंस्ट एलर्जिक होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केमिकल के अगेंस्ट एलर्जिक होते हैं। तो ये सारे एलर्जी की एग्जाम्पल हैं आपके पास। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पोलन्स के अगेंस्ट एलर्जिक होते हैं। तो ये आपके पास काज करते हैं, बैक्टीरिया काज करेगा, वायरस काज करेगा, एलर्जन काज करेंगे। एलर्जेंस मैंने आपको डिफाइन किया कि वो वाले पार्टिकल्स जो एलर्जी काज करते हैं उनको हम लोग किसका नाम देते हैं? दीज टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज एलर्जेंस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है बच्चे बैक्टीरिया कौन सी चीज़ का, कौन सा बैक्टीरिया काज करते हैं, कौन सा वायरस काज करता है? तो सिंपल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जो नमूनिया काज करते हैं वही वाला बैक्टीरिया आपके पास साइनोसाइटिस काज करते हैं। जो बैक्टीरिया वायरस आपके पास H1N1 होमोफिलिक इन्फ्लुएंजा होते हैं, यही वाला वायरस आपके पास क्या चीज़ काज करता है? साइनोसाइटिस काज करते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताई हैं, ये चीज़ें बुक के अंदर नहीं थी, आपको MCQ के लिए बताई हैं। अब MCQ यहाँ पे कैसे बन सकते हैं? द कॉमन पैथोजन फॉर नमूनिया एंड साइनोसाइटिस, कॉमन पैथोजन फॉर नमूनिया एंड साइनोसाइटिस। नीचे एग्जाम्पलें होंगी आपके पास, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, स्टेफेलोकोकस न्यूमोनियाई, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, नन ऑफ दीज। तो सारे के सारे जाएंगे नन ऑफ दीज की तरफ। क्यों? क्योंकि बुक वाले ने ये चीज़ तो लिखी हुई नहीं है कि वो ही बैक्टीरिया जो नमूनिया काज करता है वही आपके पास कौन सी चीज़ काज करेगा? साइनोसाइटिस, वायरस, होमोफिलिक इन्फ्लुएंजा, H1N1 जो कॉमन फ्लू। अब देखें इसके सिम्टम्स में आपको पता चलेगा कि कोल्ड लाइक या फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो फ्लू कौन सी चीज़ काज करता है? H1N1। तो ये वाला जो फ्लू वायरस होगा इसको किसका नाम देंगे? होमोफिलिक इन्फ्लुएंजा। फंगाई के स्पोर्स भी कर सकते हैं, इसके अलावा एलर्जेंस भी होते हैं। अब आ जाएं बच्चे सिम्टम्स की तरफ कि सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। ये जो ऊपर वाले 4 सिम्टम्स हैं ये है आपके पास एक्यूट टाइप के सिम्टम्स हैं, और जो नीचे वाले सिम्टम्स हैं ये है आपके पास क्रोनिक टाइप के सिम्टम्स हैं। एक्यूट टाइप, क्रोनिक टाइप आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सिम्टम्स ये मैंने लिखे हुए हैं 7, आपको 7 नहीं आते, आपके लिए 3 भी बहुत हैं, आप सिर्फ 3 याद कर लें। अब सिम्टम्स क्या हैं? द सिम्टम्स ऑफ द साइनोसाइटिस आर फॉलोइंग। आप ऐसे लिखेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को। पहला कौन सा? स्वेलिंग इनसाइड नोज। सिंपल सी बात है, जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट क्या होगा? आपके पास स्वेलिंग।
दूसरे आपके पास फेशियल पेन, जब ये जगह स्वेल कर रही है, आपका ये वाली जगह सारी की सारी स्वेल कर रही है, तो ऑटोमेटिकली इस जगह कौन सी चीज़ आपको फील होगी, पेन। रनी नोज, यहाँ पे लिखा हुआ है कोल्ड लाइक सिम्टम्स, तो फ्लू के अंदर क्या होता है, नाक रुकती तो नहीं है, नाक बहती रहती है। तीसरा है फ्लू में लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। अब ये देखें, ये सारे के सारे सिम्टम्स आपके पास फ्लू के हैं, तो अगर ये फ्लू के सिम्टम्स हैं तो इधर जो इसका पैथोजन होगा वो कौन सा होगा आपके पास, वायरस। कौन सा वायरस होगा आपके पास, होमोफिलिक इन्फ्लुएंजा। क्लियर बच्चे। अब जी क्रोनिक टाइप के सिम्टम्स कौन कौन से हैं। पहला सिम्टम है आपके पास पस इन नेजल कैविटी, जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, जब इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन के नतीजे में हमेशा कौन सी चीज़ पड़ती है, पस। जब पस पड़ेगी तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, नाक बंद हो जाएगा, कंटिन्यूसली ऐसे शख्स को ब्रेथिंग के दौरान प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और इसके नतीजे में जब ये जगह सारी की सारी ब्लॉक होगी, बंदे को ज़ुकाम हो, फ्लू हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी ये जो सर होते हैं इसके अंदर पेन होते हैं, तो ये जो होगा क्रोनिक का वो कौन सा होगा आपके पास, हेडेक सिम्टम्स। तो सिम्टम्स आर फॉलोइंग, स्वेलिंग, फेशियल पेन, रनी नोज, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, पस इन नेजल कैविटी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, हेडेक। फर्स्ट 4 आर द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट टाइप एंड द लास्ट 3 आर द सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक टाइप। अब आ जाएं बच्चे ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स लेंगे अगर बैक्टीरिया काज करेगा, और एंटीबैक्टीरियल कोई भी लेंगे तो उसका कोर्स हमें 14 डे पूरा करना पड़ता है। आज एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करें, आज लें कल न लें, फ़ायदा नहीं है। आप पहले तो एंटीबायोटिक्स लें ही ना, अगर लेते हैं तो फिर आपको ये टाइम पीरियड पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा आप लोग लेते हैं डिकॉन्जेंट्स। डिकॉन्जेंट्स कौन सी चीज़ होती है बच्चे, ये आपके पास फ्लूइड्स होते हैं, ये आपके पास फ्लूइड, ये स्प्रे को डिकॉन्जेंट्स कहते हैं। जब नाक कान गला बंद हो तो डॉक्टर्स हमें ज़्यादातर डिकॉन्जेंट्स रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा कौन सी चीज़ करते हैं बच्चे, नेज़ल वॉश के लिए, मतलब नाक के अंदर सेलाइन वाटर डालते हैं। सेलाइन वाटर का मतलब क्या है कि ऐसे वाटर के अंदर साल्ट ज़्यादा होते हैं। क्यों सेलाइन वाटर को यूज़ करते हैं, चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं कि सेलाइन वाटर को क्यों यूज़ करते हैं। आप फर्स्ट ईयर सारी पढ़ के आए हैं, कहीं ना कहीं तो आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ पढ़ी होगी। बैक्टीरिया की ग्रोथ को कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है बच्चे, पीएच अफेक्ट करती है या नहीं करती। जब बैक्टीरिया नॉर्मल पीएच में ग्रो कर रहा होगा, आप उस ग्रोथ को सेलाइन दे देंगे, सेलाइन कर देंगे, इसका मतलब है आप पीएच चेंज करेंगे। जब पीएच चेंज करेंगे तो उस जगह जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपके पास इनहिबिट हो जाएगी, या आपके पास क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग और क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई शख्स क्या है फंगल के अगेंस्ट एलर्जिक है, उसके अंदर साइनोसाइटिस काज करते हैं फंगल, तो फिर हम लोग उसको ना एंटीबैक्टीरियल देंगे, ना डिकॉन्जेंट्स देंगे, ना सेलाइन नेजल वॉश करवाएंगे, बल्कि उसको हम लोग क्या चीज़ देंगे, एंटीहिस्टामीन। ये यूज होती है आपके पास, या हम लोग इसको कहते हैं ये एंटी फंगल के तौर पर यूज़ होती है। तो ये था बच्चे आपके पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में या तो एंटीबैक्टीरियल लेंगे, या तो डिकॉन्जेंट्स लेंगे, या तो जो नेज़ल कैविटी होगी इसको वॉश करेंगे सेलाइन वाटर के साथ, या तो हम लोग क्या करेंगे आपके पास के एंटी फंगल होगी तो उसको कौन सी चीज़ लेंगे बच्चे, उस केस में हम लोग लेंगे एंटीहिस्टामीन। तो ये तो था आज का आपके पास वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में आपको साइनोसाइटिस या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर समझाने की कोशिश की है कि कोई भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर आएगा, कोई भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर या कोई भी डिसऑर्डर आपकी बुक से, आप उसको सम अप करोगे इन 4 हेडिंग्स के अंदर। जब आप उसको सम अप इन 4 हेडिंग्स के अंदर करोगे तो आपके ये 4 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। और जितने चैप्टर्स आप लोग पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी देखोगे, उससे नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स देखोगे, उससे नेक्स्ट चैप्टर में आप डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम देखोगे। तो हर चैप्टर के एंड में आपको इससे जान नहीं छूटनी है आपकी डिसऑर्डर से। तो जब इससे जान नहीं छूटनी, इससे हमारे इसमें ही हमारे 4 नंबर या हमारे शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं, तो क्यों ना हम इनको हेडिंग की फॉर्म में याद कर लें। तो ये तो था बच्चे आपका क्या नाम है आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड आपका होमवर्क क्या है, अब आप अपने होमवर्क वाले सेगमेंट की तरफ आ जाएं। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेथड, जो आपको बोर्ड में बताया है, आप कोई एक डिसऑर्डर लिखेंगे, एनी वन डिजीज़ जो आपको याद है, जो आपको अच्छी लगती है, किससे लिखेंगे, अपने प्रीवियस बुक से। प्रीवियस बुक में 9 से लेके आपकी फर्स्ट ईयर तक आती है, तो इन 3 बुक्स में से जो डिजीज़ आपको सबसे बेस्ट याद है, आपको अच्छी लगती है, उसको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेथड लिख देंगे। और इसमें जो चीज़ें थी ये सारी बुक पे नोट करने के बाद बुक की पिक्चर भेजेंगे, और ये आप होमवर्क इस नंबर के ऊपर भेजेंगे। आपका ये होमवर्क देने का मकसद ये है कि आप किसी भी डिजीज़ को इन 4 हेडिंग के अंदर समराइज़ करने के काबिल हो जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो बाकी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।